राजस्थान का इतिहास चल रहा था जिसमें हम आज की क्लास में राठौड़ राजवंश को पढ़ने जा रहे हैं। राठौड़ राजवंश राठौड़ की कई शाखाएं हैं, जैसे जोधपुर शाखा हो गई, मेड़ता शाखा हो गई, इसके अलावा बीकानेर की शाखा हो गई। बहुत सारी शाखाएं हैं। तो आज हम जोधपुर की राठौड़ वंश की शाखा भी पढ़ेंगे और राठौड़ों का सामान्य परिचय भी पढ़ेंगे। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आदि पुरुष कौन था, कैसे क्या हुआ, वो सब हम देखेंगे। चलिए, पहली स्लाइड में आ चुके हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में। राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में दो पॉपुलर मत है, जिसमें पहला मत है अपने मुणत नैणसी साहब का। ठीक है, राजस्थान के अबुल फजल, मारवाड़ का गजेटियर। ठीक है, जानते हैं, नैणसी ख्यात वैसे वाले अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखने वाले थे मुणत नैणसी। और एक है नयन चंद्र सूरी। इन दोनों का क्या मत है? इन दोनों का मत है कि भाई राठौड़ों की उत्पत्ति जो है वो कन्नौज के घेड़वालों से हुई है। कहाँ से उत्पत्ति हुई है? कन्नौज के घेड़वाल जाति से। और अपने ओझा साहब गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डी आर भंडारकर, ये साहब कहते हैं कि भाई राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत की राष्ट्रकूट जाति से हुई। ठीक है, ये बात तो हमने गुर्जर प्रतिहार वंश में भी की थी। राष्ट्रकूट त्रिपक्षी संघर्ष, इसमें राष्ट्रकूट वंश था, इसमें मैंने कहा था भाई राष्ट्रकूट से ही राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। ये मत है जी एच ओझा साहब का और डी आर भंडारकर का। और जबकि मुणत नैणसी और नयन चंद्र सूरी कहते हैं भाई कन्नौज के गेड़वालों से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ज्यादा मान्य मत ये राष्ट्रकूट वाला है। ठीक है, राठौड़ों का आदि पुरुष या राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो है राव सिंहा। राव सिंहा, और राव सिंहा का स्मारक कहाँ है? बिठू गांव पाली के अंदर राव सिंहा का स्मारक है। ठीक है, राव सिंहा के बाद बीच में कुछ कमजोर शासक भी हुए हैं। उसके बाद बात करते, एक शासक हुआ है राव दूहड़। राव दूहड़, राव दूहड़ के बारे में क्या याद रखना है कि भाई नागणा गांव बाड़मेर में कुलदेवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता, जिनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? नागणा गांव बाड़मेर के अंदर। तो उसका निर्माण किसने करवाया? राव दूहड़ ने। मलिनाथ जी इसी राठौड़ वंश में हुए हैं। राव दूहड़ के बाद एक आध कमजोर शासक हुए हैं जो जिनके कोई विशेष ख्याति नहीं है उनके बारे में। फिर हुए हैं मलिनाथ जी। मलिनाथ जी की बात करें तो मलिनाथ जी अपन सब जानते हैं, लोक देवता मलिनाथ जी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनका कार्य क्षेत्र है बाड़मेर महारानी क्षेत्र। ठीक है, मलिनाथ जी के बारे में हमने पढ़ा था, तिलवाड़ा बाड़मेर वगैरह, वो सब मलिनाथ जी के बारे में। वही तो ये राठौड़ वंश के ही शुरुआती शासक रहे हैं मलिनाथ जी। उसके बाद बात करते हैं रावचूड़ा। रावचूड़ा शक्तिशाली शासक। ठीक है, इन सामान्य शासकों के बाद सबसे ज्यादा स्थापित की अपनी वर्चस्व स्थापित किया राठौड़ वंश का, तो वो थे रावचूड़ा। रावचूड़ा शक्तिशाली शासक थे, इसलिए उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया, सेना वेना तैयार की, राज्य की सीमाओं का निर्धारण हुआ, सब रावचूड़ा के काल में हुआ। और रावचूड़ा के एक पुत्र थे रणमल राठौड़। अब रणमल राठौड़ के बारे में प्रश्न बनता है तो वो हम डिटेल में देखेंगे। रणमल राठौड़ ने मंडोर को राजधानी बनाया। तो राठौड़ों की राजधानी मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। मंडोर को राजधानी बनाया था रणमल ने। और रणमल के समय हुआ था हंसाबाई मोकल विवाद। हंसाबाई मोकल विवाद, हंसाबाई मोकल विवाद क्या है वो कहानी है, फटाक से सुन लीजिए, ज्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये आपको वैसे प्रश्न पूछेगा नहीं, यही पूछेगा हंसाबाई मोकल विवाद तो रणमल राठौड़ के समय हुआ था। रणमल रणमल की बहन थी हंसाबाई। रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। उसका विवाह किससे हुआ? उसका विवाह हुआ था मेवाड़ के राणा लाखा से। तो रणमल ने शर्त रखी लाखा के सामने कि भाई मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह तुमसे करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि भाई हंसाबाई का जो बेटा होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा। जब क्योंकि राणा लाखा के पहले से एक पुत्र था जिसका नाम था राव चुंडा। तो राव चुंडा बड़ा पुत्र था, तो उत्तराधिकारी राव चुंडा को बनना चाहिए था। लेकिन रणमल ने शर्त रखी भाई हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो फिर राणा चुंडा को ये बात पता चली, तो राणा चुंडा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई मतलब हंसाबाई के पुत्र मोकल को बना देना राजा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ना तो विवाह करूंगा ना ही कभी राजपाट की इच्छा रखूंगा। ठीक है, मैं आजीवन मुगल की सेवा करूंगा, ऐसा बोला। इसलिए राणा चुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। ठीक है, भीष्म पितामह भी यही से ली थी संधि, कोई मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, मैं आजीवन धृतराष्ट्र को राजा बनाऊंगा, उसके बाद आजीवन उसकी सेवा करूंगा। ठीक है, भीष्म पितामह ने भी कभी शादी नहीं की थी, महाभारत में अपन देखते हैं। तो वैसा ही कुछ अपने राणा चुंडा की भी है। तो राणा चुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह।
तो शर्त के अनुसार हंसाबाई का पुत्र मोकल हुआ, मोकल को राजा बना दिया। लेकिन मोकल छोटी उम्र में राजा बना था, कमजोर था, तो ये अपने मामा से राय वगैरह लेता था। ठीक है, अपने मामा रणमल से राय लेता था। तो रणमल से राय लेने के कारण मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनका मेवाड़ में प्रभाव बढ़ने लगा। मोकल सारे फैसले रणमल से पूछ के लेता था, जिससे राठौड़ों का वर्चस्व बनने लगा। रणमल ने सारे सिसोदिया चुंडावतों को हटा हटा के सारे राठौड़ों को वहां मंत्री बड़े बड़े पद दे दिए। इस बात से नाखुश होकर चाचा और मेरा, ये दो सरदार थे, इन्होंने मोकल की हत्या कर दी। तो मोकल के बाद उस मेवाड़ का शासक बना था महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा को अब मोकल की हत्या का बदला लेना था। तो महाराणा कुंभा ने शासक बनते ही सबसे पहले तो चाचा और मेरा को पकड़ के उनका हत्या कर दी। उसके बाद एक दासी थी भारमली, जो रणमल की दासी थी, उस भारमली के साथ मिलकर महाराणा कुंभा ने रणमल को जहर दे दिया और रणमल की हत्या करवा दी। किसने? महाराणा कुंभा ने। तो रणमल की भी मृत्यु हो गई। तो रणमल की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक बना था राव जोधा। ठीक है, अब कुंभा चाहता था भाई मैं तो राठौड़ों का नामो निशान ही मिटा दूं, क्योंकि राठौड़ों के कारण ही चाचा मेरा ने मेरे पिता की हत्या की। तो कुंभा को बहुत नफरत थी राठौड़ों से। तो कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी। उसके बाद भी वो शांति से नहीं बैठा, उसने वो पीछे पड़ गया राव जोधा के, कि भाई राव जोधा को भी मार के राठौड़ों का अंत कर दूंगा मैं। पीछे पड़ गया था राव जोधा के। तो राव जोधा के पीछे पड़ गया था। अब राव जोधा भाग रहे थे। ठीक है, राणा कुंभा कहीं कभी कहाँ हमला कर देते, कभी कहाँ हमला कर देते, अलग अलग जगह पे छिप रहे थे राव जोधा। तो फिर कुंभा की माता, सॉरी, कुंभा की यानी कुंभा की दादी, जैसे राजमाता कहते हैं ना, मोकल की मम्मी थी हंसाबाई। तो हंसाबाई और जोधा की बुआ थी, यानी कुंभा की तो दादी थी और जोधा की बुआ थी। तो हंसाबाई ने फिर जोधा और कुंभा के बीच में संधि करवाई। उस संधि को कहते हैं आवल बावल की संधि। तो हंसाबाई की मध्यस्थता से राणा कुंभा और जोधा के बीच में संधि हुई, जिसको कहते हैं 1453 की आवल बावल की संधि। ठीक है, वो हुई थी कुंभा और जोधा के बीच में। और मध्यस्थता किसने, मीडिएटर कौन था? तो हंसाबाई। और इसमें शर्तें रखी, भाई मारवाड़ वाले मारवाड़ में रहो, मेवाड़ वाले मेवाड़ में रहो। सीमा का निर्धारण कर दिया और बोला भाई मारवाड़ वाले आज के बाद मेवाड़ में दिखेंगे नहीं बिल्कुल भी। राव जोधा ने कहा ठीक है भाई, हमें क्या काम मार मेवाड़ से, बढ़िया, हम नहीं दिखेंगे कहीं। तो इस तरह मारवाड़ और मेवाड़ की बंटवारा हुआ और मारवाड़ वालों को मारवाड़ भेज दिया वापस। और राणा कुंभा ने मेवाड़ में अपने पता है, राणा कुंभा तो काफी शक्तिशाली शासक थे, तो उन्होंने, उनका तो वर्चस्व था ही। उसके बाद जोधा ने संधि के बाद 1459 में जोधपुर शहर की नींव रखी थी राव जोधा ने। और जोधा के पुत्र हुए थे, 4-5 पुत्र थे, जिसमें सूचा और सातल देव, बीका, बीरा और दूधा। बीरम देव या बीरा को बीरम देव भी कहते हैं, और दूधा, ये 5 पुत्र हुए थे राव जोधा के। जिसमें से सूचा और सातल देव ने तो जोधपुर पर शासन किया, बीका अलग चला गया। बीका ने कहा भाई अगर सातल देव सबसे बड़ा बेटा था, तो सातल देव को राजा बनाएंगे तो बीका को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो बीका वहां से जोधपुर छोड़ के चला गया और बीकानेर शहर की स्थापना की, और नई रियासत बन गई बीकानेर रियासत। राव बीका ने स्थापना की। और वीरम देव और दूधा, इन्होंने भी सोचा भाई जोधपुर में तो दाल गलने वाली है नहीं, बीका आपने बीकानेर बसा लिया, अपन भी कुछ करते हैं। तो बीरा और दूधा चले गए मेड़ता शहर के, इन्होंने स्थापना कर दी मेड़ता शहर की। तो इससे राठौड़ों की अलग अलग शाखाएं बन गई। बीरा दूधा मेड़ता से मेड़ते राठौड़, बीका से बीकानेर के राठौड़, और सुजा सातलदेव ये जोधा राठौड़ हो गए जोधपुर वाले। ठीक है, तो ये थी राठौड़ों की अलग अलग शाखाएं, बिक गई, मतलब बढ़ गई यहाँ से। अब यहाँ से अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जोधपुर का राठौड़ वंश अलग हो गया, बीकानेर का अलग हो गया, मेड़ता में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, मेड़ता से अपन झेमल मेड़तिया वगैरह एक आध, वो तो अपन मेवाड़ के इतिहास में पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर ले, जोधपुर का राठौड़ वंश शुरू कर रहे हैं यहाँ से जोधपुर पढ़ रहे हैं, बीकानेर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से बीका जो थे, बीका तो चले गए थे बीकानेर, तो बीकानेर की शाखा अलग चली गई वहां से। तो अब बात करेंगे जोधपुर शाखा, आगे पढ़ रहे हैं, बीकानेर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जोधपुर शाखा में सबसे पहले हुए थे सातल देव, जोधा के बाद बने थे सातल देव। सातल देव के बारे में सिर्फ एक ध्यान रखना है, कोसाना का युद्ध। कोसाना का युद्ध 1492 में हुआ था, किसके बीच में? राव सातल देव और गुडले खा के बीच में। गुडले खा कौन था? अजमेर के सूबेदार मल्लू खा का सेनापति था गुडले खा। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि भाई गुडले खा ने मारवाड़ की 140 स्त्रियों का अपहरण कर लिया था। 140 स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर रही थी, उनको किडनैप कर लिया, अपहरण करके ले जा रहा था अजमेर की तरफ। फिर सातल देव ने गुडले खा का पीछा किया और अंत में गुडले खा को रोक कर गुडले खा से युद्ध हुआ, जिसमें सातल देव तो घायल हो गया और गुडले खा की सर काट दिया। किसने? सातल देव ने। तो सातल देव जीत गए और गुडले खा का जो सिर काटा, उस सिर को वो जो 140 स्त्रियां थी
उस सिर को उन्होंने एक हाथ में पकड़ के और पूरे जोधपुर पिपाड़ सिटी में घुमाया उस गुडले खा के सिर को। तो बस उसी युद्ध की याद में जोधपुर में एक महोत्सव मनाया जाता है, गुडला महोत्सव, जिसमें क्या करते हैं, एक मटकी लेते हैं, उसमें छेद करके उसमें दीपक रखते हैं, और वो मटकी जो होती है वो किसका, गुडले खा के सिर का प्रतीक होती है। और गुडले खा पर कोसाना के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में गुडला महोत्सव मनाती है स्त्रियां। ठीक है, कब कहाँ मनाते हैं, जोधपुर में मनाते हैं, और कब मनाते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं गुडले महोत्सव। ये गुडले महोत्सव के पीछे की कहानी है जो हमने त्योहारों में भी देखी थी। ठीक है, इसके बाद गुडले खा के बाद राव गांगदेव शासक बने थे, गांगा शासक बने थे, लेकिन गांगा क्या शराबी थे, शराब नशे में धुत रहते थे, जिस कारण अपने राजपाट पे ध्यान नहीं देते थे। और राजपाट पे ध्यान नहीं देने के कारण धीरे धीरे छोटी छोटी रियासतें अलग होने लगी। जो सरदार होते हैं, ठिकाने होते हैं, रियासत के अंदर छोटे छोटे ठिकाने होते हैं, तो धीरे धीरे सारे ठिकानेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अलग अलग रियासतें बन गई, जिससे मारवाड़ बिखर गया। और मारवाड़ में इनके पास सिर्फ जोधपुर को छोड़ के कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया। ये देखकर मालदेव को गुस्सा आया, इसने अपने पिता की हत्या करके शासक बन गया मालदेव। और मालदेव को अब वापस मारवाड़ का पुनर्गठन करना था, छोटी मोटी जो रियासतें अलग हो गई थी उन सबको वापस मारवाड़ में मिलाना था। तो मालदेव ने अपने पिता की हत्या की। तो राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कौन था, मालदेव। मालदेव को कहते हैं राठौड़ों का प्रथम पितृहंता, पहला शासक जिसने अपने पिता की हत्या की। मालदेव की दो पत्नियां थी, एक थी उमादेव और एक थी स्वरूप देव। और भी थी लेकिन मुख्य दो थी। ठीक है, उमादेव को रूठी रानी कहते थे, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी उमादेव। और एक थी स्वरूप देव कौन थी, जो थी रावचंद्र सेन की माता। ठीक है, रावचंद्र सेन मारवाड़ का प्रताप, उनकी माता थी स्वरूप देव। मालदेव ने स्थापत्य यानी क्या बनाए, निर्माण कार्य करवाए, जिसमें भद्राजून का दुर्ग, मालकोट का दुर्ग, सोजत का दुर्ग, पोखरण दुर्ग, ये सब मालदेव ने बनाए थे। ठीक है, अब बात करते हैं महादेव को अपने मारवाड़ शहर को वापस मजबूत करना था, मारवाड़ का पुनर्गठन करना था, आजू बाजू की सारी रियासतों को मारवाड़ में मिलाकर मारवाड़ को बड़ा राज्य बनाना था। तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने छोटे मोटे ठिकाना तो जीत लिए, उनको डरा धमका के भाई वापस मिल जाओ वरना निपटा देंगे। तो सारे डर के वापस मारवाड़ में मिल गए, जो अलग हो गए थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, वो मारवाड़ में मिल गए। अब बीकानेर को भी मालदेव जो था वो मारवाड़ में मिलाना चाहता था, वो नहीं चाहता कि भाई राठौड़ों के अलग अलग जगह हो, राठौड़ का एक ही राज्य हो जिसमें मालदेव शासन करे, वो चाहता था मालदेव। तो मालदेव ने आक्रमण किया बीकानेर पे। उस समय बीकानेर के शासक कौन थे, वो थे राव जेतसी। और मालदेव की सेना ने आक्रमण किया 1542 में। तो मालदेव वर्सेस राव जेतसी ये युद्ध हुआ था, अहोबा का युद्ध 1542 में, जिसमें राव जेतसी मारा गया। और मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, उन्होंने राव जेतसी का सर काट दिया और जेतसी मारा गया। और बीकानेर पर अधिकार हो गया मारवाड़ का, यानी जोधपुर रियासत का अधिकार हो गया बीकानेर के ऊपर। राव जेतसी मारा गया, जिस कारण अगला जो बीकानेर के जो शासक राव जेतसी के बाद उनके पुत्र थे कल्याणमल, जेतसी का पुत्र था कल्याणमल अगला राजा बनने वाला था बीकानेर का। लेकिन यहाँ तो मामला बिगड़ गया। तो राव कल्याणमल जो था वो चला गया किसके पास, दिल्ली के शहंशाह शेरशाह सूरी के पास। उस समय दिल्ली का राजा कौन था, शेरशाह सूरी। तो कल्याणमल जेतसी का पुत्र था, वो चला गया शेरशाह सूरी के पास। और शेरशाह सूरी को उकसाया कि भाई मालदेव शक्तिशाली है, वो दिल्ली पर भी कब्जा कर लेगा अगर उसको नहीं रोका गया। तो कल्याणमल की बातों में आके शेरशाह सूरी ने कर दिया हमला मारवाड़ पे। तो फिर मारवाड़ पे हमला किया तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। 1544 में युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी के साथ में कल्याणमल था, क्योंकि मालदेव ने तो कल्याणमल के पिता की हत्या की थी, तो ये तो शेरशाह सूरी का ही साथ देगा, मालदेव का साथ तो देने से रहा। शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक, बीकानेर के कल्याणमल की संयुक्त सेना, इधर मालदेव अकेला था, उसके सेनापति थे जेता और कुंपा। इस पर शेरशाह सूरी युद्ध जीत गया था और मालदेव के सेनापतियों को वीर गति प्राप्त हो गई थी। मालदेव युद्ध छोड़ के चले गए थे पहले ही। उसका कारण क्या था कि भाई युद्ध शुरू हुआ तो पहले 4 पहर में मालदेव की सेना भारी पड़ रही थी शेरशाह सूरी पे। और जेता और कुंपा बहुत ही खतरनाक सैनिक थे, शक्तिशाली सैनिक थे ये दोनों शेरशाह सूरी की सेना पर भारी पड़ रहे थे। और एक नौबत ऐसी आ गई कि शेरशाह सूरी युद्ध हारने जैसी हालत में आ गया। तो भाई इनके शेरशाह सूरी की जो जीवनी है उसमें शेरशाह सूरी लिखता है कि भाई हालत इतनी खराब हो गई थी कि भाई वो युद्ध भूमि में सर जमीन पर नाक रगड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भाई आज बचा लो, जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसी हालत हो गई थी। तो फिर शेरशाह सूरी ने दिमाग लगाया और एक झूठा पत्र लिखा जेता और कुंपा के नाम का। उस पत्र में लिख दिया कि भाई आप मालदेव को आगे करके युद्ध में आप पीछे हट जाना और हम मालदेव को मार देंगे। तो वो एक झूठा पत्र लिख के चुपके से जेता और कुंपा के तंबू में रखवा दिए। और फिर एक सैनिक के जरिए मालदेव को सूचना दिला दी भाई जेता कुंपा तो शेरशाह सूरी के साथ मिल गए, मालदेव के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये देख के मालदेव को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जेता कुंपा तो वफादार थे।
तो मालदेव ने वो जाके उनके तंबू को चेक किया, तो वहां पर मिला वो पत्र जिसमें लिखा था कि भाई झूठा पत्र था, शेर जेता कुंभा को पता भी नहीं था, लेकिन शेरशाह सूरी ने धोखे से रखवाया था, जिसके कारण मालदेव डर गया और मालदेव सोचा भाई जेता कुंभा तो मरवा देंगे मेरे को, तो मालदेव बीच में युद्ध छोड़ के चला गया, जिस कारण फिर जेता और कुंभा ही बचे पीछे और सेना बच गई थी मारवाड़ की। तो जेता कुंभा ने फिर अगले पहर में वापस जब युद्ध शुरू हुआ, तब जेता कुंभा बहुत बहादुरी से लड़े और लगभग युद्ध जीत गए थे जेता कुंभा। तब शेरशाह सूरी हालत इतनी खराब हो गई, लेकिन मरने ही वाला था शेरशाह सूरी, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, सेनाएं दोनों की थक गई थी, तो शेरशाह सूरी की एक सेनापति जो था वो दिल्ली से एक दूसरी सेना ले आया, और जिस कारण क्या मारवाड़ की सेना तो पहले से थकी हुई थी और शेरशाह सूरी की तो नई सेना आ गई थी, जिस कारण चेता और कुंभा ज्यादातर टिक नहीं पाए और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था, काफी पॉपुलर था, उसको याद रखना, परीक्षा में पूछ ले। शेरशाह सूरी ने कहा कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कहता है शेरशाह सूरी, ठीक है। मारवाड़ जैसी छोटी सी रियासत से आज लड़ते हुए युद्ध हार जाता मैं, तो दिल्ली जैसा बड़ा राज्य चला जाता, ठीक है। ये शेरशाह सूरी कहता है, ठीक है। तो ये था गुरु समेल का युद्ध और मालदेव और शेरशाह सूरी की कहानी, ठीक है। मालदेव के बाद शासक बना था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन शासक बने थे मालदेव के बाद। रावचंद्र सेन की उपाधियों की बात करें तो रावचंद्र सेन को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा क्यों कहते हैं कि चंद्रसेन ने भी जीवन में काफी संघर्ष किया अकबर के विरुद्ध। जिस प्रकार मेवाड़ के महाराणा प्रताप बिल्कुल भी नहीं झुके थे आजीवन, वैसे ही चंद्रशेखर कहां से आ गया, चंद्रसेन भी आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी जब तक जीवित थे तब तक, लेकिन इनको इतना महत्व नहीं दिया जाता राजस्थान के इतिहास में, इसलिए इनको कहते हैं भूला बिसरा राजा, ठीक है। उतना सम्मान नहीं मिल पाया जितना रामचंद्र सेन को मिलना चाहिए था, इसीलिए इनको कहते हैं भूला बिसरा राजा और मारवाड़ का प्रताप। चंद्रसेन की बात करें तो चंद्रसेन 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, जिसमें सारे राजस्थान के शासकों ने जाके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंद्रसेन भी, मेवाड़ को तो छोड़ दो, मेवाड़ तो कभी अकबर के पास जा ही नहीं सकता। रामचंद्र सेन भी नागौर दरबार में गए थे, लेकिन इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो फिर उसके बाद अकबर ने सेना भेज दी जोधपुर पे। जोधपुर पे युद्ध हुआ भारी, तो चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ना पड़ा। तो 1581 से 83 के बीच में जोधपुर को क्या घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया। खालसा मतलब जो सरकारी भूमि होती है ना, सरकार मतलब उस समय जोधपुर का कोई शासक नहीं था, जोधपुर एकदम फ्री था, जिसपे मुगलों का नियंत्रण था, लेकिन कोई राजा नहीं था जोधपुर का। 1583 में मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया अकबर ने, और मोटा राजा उदय सिंह तो मुगलों के अधीन था पहले से ही, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी उसने, इसलिए अकबर ने इसको दे दिया, चंद्रसेन से लेके जोधपुर किसको दे दिया, मोटा राजा उदय सिंह को, जो चंद्रसेन का बड़ा भाई था, ठीक है। चंद्रसेन के बाद मोटा राजा उदय सिंह शासक बनता है, जिसको मोटा राजा की उपाधि किसने दी, अकबर ने ही कहा इसको मोटा राजा, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता ही स्वीकार नहीं की, बल्कि अपनी बेटी थी मानीबाई का विवाह करवा दिया जहांगीर से, और जिससे पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां की जो माता थी वो जोधपुर के उदय सिंह की बेटी थी, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह के बाद अगले शासक बने थे सूर सिंह, ठीक है। बीच में कुछ और शासक हुए होंगे, लेकिन उनके बारे में कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए वो मैं छोड़ दिए मैंने बीच में, ठीक है। अगले शासक है सवाई सूर सिंह। सवाई सूर सिंह को सवाई की उपाधि किसने, वैसे सवाई की उपाधि जयपुर के शासकों की थी, लेकिन मारवाड़ में भी एक शासक ऐसा था जो सवाई की उपाधि लगाता था, वो थे सवाई सूर सिंह। सवाई की उपाधि किसने दी, अकबर ने दी थी। सवाई की उपाधि दी थी अकबर ने, और जोधपुर में सूर सागर का निर्माण करवाया था सवाई सूर सिंह ने, ठीक है। अगले शासक है गज सिंह। गज सिंह की उपाधि है दलथम्बन, सेना को रोकने वाला, ठीक है। दलथम्बन, दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। गज सिंह के पुत्र थे दो, जसवंत सिंह प्रथम या जसवंत सिंह, नियम नाम कुछ नहीं मतलब प्रथम ही, और एक थे अमर सिंह राठौड़। इनमें अमर सिंह बड़ा पुत्र था, लेकिन अपनी एक जसवंत सिंह की माता के प्रभाव में आके अमर सिंह को न बना के मारवाड़ का राजा किसको बना दिया, जसवंत सिंह को बना दिया, जिससे अमर सिंह नाराज हो गए। वो चले गए मुगल बादशाह शाहजहां के पास। शाहजहां ने क्या कहा कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अमर सिंह बड़ा है तो उसको राजा बनाना चाहिए था। तो भाई शाहजहां ने क्या किया कि एक नई रियासत का गठन कर दिया, किसका, नागौर का। नागौर का गठन कर दिया किसने, शाहजहां ने, और अमर सिंह को राजा बना दिया नागौर का। और जसवंत सिंह को तो जोधपुर दे दिया था गज सिंह ने, तो जसवंत सिंह बन गया जोधपुर का शासक, और अमर सिंह को नई रियासत बना दी नागौर, नागौर का राजा बना दिया किसको, अमर सिंह को। तो इस प्रकार गठन हुआ था नागौर रियासत का था। और अमर सिंह राठौड़ तो जानते हैं अपन, अपने अमर सिंह राठौड़ के खेल कहानियां प्रसिद्ध है,
ठीक है। चलिए, तो जोधपुर का पढ़ रहे थे, तो जसवंत सिंह प्रथम शासक बना। जसवंत सिंह की बात करें तो जसवंत सिंह ने उस समय शाहजहां को कैद कर लिया था औरंगजेब ने, और शाहजहां के दो पुत्र थे, एक था दारा शिकोह और एक था औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में चल रहा था उत्तराधिकार संघर्ष कि भाई राजा कौन बनेगा। दारा शिकोह बड़ा पुत्र था, तो हिसाब से बना तो दारा शिकोह चाहिए था। शाहजहां भी चाहता था भाई दारा शिकोह बने, जबकि औरंगजेब चाहता था कैसे कैसे बन जाए, औरंगजेब तो क्रूर था, ऐसे कैसे बन जाएगा। औरंगजेब ने बीच में युद्ध हुए, तो चूंकि जोधपुर रियासत मुगलों के अधीन थी और मुगलों की जो शाही सेना थी, मुगल बादशाह शाहजहां था, वो चाहता था दारा शिकोह राजा बने। तो अब मुगलों के अधीन था, तो शाही सेना के साथ लड़ना जरूरी था। तो मारवाड़ की सेना ने किसका साथ दिया? दारा शिकोह का। तो दारा शिकोह का साथ दिया था किसने? जसवंत सिंह ने, और औरंगजेब अकेला था। इनके बीच में युद्ध हुए, दो युद्ध हुए थे। धर्मत का युद्ध 1658 में और दोसाई का युद्ध 1659 में। इन दोनों ही युद्ध में जीत कौन गया? औरंगजेब जीत गया। जिस कारण और औरंगजेब जीत गया, तो औरंगजेब ने क्या किया? अपने भाई दारा शिकोह का सर काट दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। और वैसे जसवंत सिंह से भी नाराज था, क्योंकि इसने साथ किसका दिया? दारा शिकोह का साथ दिया, तो जसवंत सिंह से तो नाराज था ही था। फिर भी चलो, उसने कहा बाद में देखेंगे, जसवंत सिंह का भी हिसाब करेंगे। औरंगजेब ने कहा, जसवंत सिंह ने निर्माण करवाया राय का बाग, जो जोधपुर के अंदर स्थित है, उसका निर्माण करवाया था जसवंत सिंह प्रथम ने, और एक बनवाया था जसवंत सागर तालाब। 1678 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा भेजा? अफगानिस्तान भेजा अभियान के तहत। और क्योंकि औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया था, तो अब जसवंत सिंह को उसकी बात माननी ही पड़ी, तो वो चला गया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान अभियान के दौरान ही किसकी मृत्यु हो गई? किसकी? जसवंत सिंह प्रथम की। और वहां पर उसके साथ में दो रानियां भी थी, और रानियां थी गर्भवती। ठीक है, उसमें दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें से एक पुत्र की तो मृत्यु वहीं हो गई, और एक पुत्र हुआ था अजीत सिंह। और अजीत सिंह, क्योंकि जसवंत सिंह प्रथम की तो मृत्यु हो गई थी वहीं पे आते समय रास्ते में अफगानिस्तान में, तो उसके जो पुत्र था अजीत सिंह, अजीत सिंह को कैद करवा लिया था औरंगजेब ने। अजीत सिंह अगला शासक बनना था, लेकिन अजीत सिंह को किसने कैद करवा दिया? औरंगजेब ने जन्म के बाद उसको कैद कर लिया था। और कैद कर लिया था, शर्त रखी भाई जसवंत सिंह, अजीत सिंह जो है, अजीत सिंह को मैं मारवाड़ का राजा तभी बनाऊंगा जब अजीत सिंह इस्लाम स्वीकार कर लेगा, यानी मुसलमान बन जाएगा अजीत सिंह। तो उसने अजीत सिंह को दिल्ली में ही कैद कर लिया था। तो फिर गोराधाय, जिसको कहते हैं मारवाड़ की पनाधाय, और दुर्गादास राठौड़ ने योजना बनाई, और दिल्ली जाकर मिलने के बाद दिल्ली गए किससे? अजीत सिंह से। और वहां पर गोराधाय ने, अब उम्र में छोटे ही थे अजीत सिंह, तो गोराधाय ने अपना पुत्र अजीत सिंह की जगह रख दिया, और अजीत सिंह को लेके दुर्गादास राठौड़ और इन दोनों ने अजीत सिंह का भरण पोषण किया, और मारवाड़ का शासक बनवा दिया। किसको? अजीत सिंह को। इसलिए गोराधाय को कहते हैं मारवाड़ की पनाधाय, कि भाई अपना पुत्र अजीत सिंह की जगह रख लिया अजीत सिंह को बचाने के लिए औरंगजेब से। तो गोराधाय को कहते हैं मारवाड़ की पनाधाय। और दुर्गादास राठौड़ की उपाधि है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, और राठौड़ों का यूलिसेस। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा ये राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, वहां पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। आगे आगे बात कर लेते हैं देबारी समझौता। किसके बारे में बात कर? अजीत सिंह शासक बन गया था, दुर्गादास राठौड़ और गोराधाय ने शासक बना दिया था किसको? औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को। आगे बात करते हैं, बात है उस समय की बात है भाई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, जैसे अजीत सिंह शासक बन गया था और औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब के दो पुत्र थे, आजम और मुआजम। इन दोनों के बीच में चल रहा था उत्तराधिकार संघर्ष। तो अजीत सिंह जोधपुर का शासक और जय सिंह सेकंड जयपुर का शासक। ठीक है, जय सिंह सेकंड जयपुर का शासक, ये दोनों आमेर मतलब लिखा मैंने, जयपुर आमेर की बात है। ठीक है, तो इन दोनों ने साथ किसका दिया? आजम का। जबकि महाराणा अमर सिंह सेकंड, महाराणा अमर सिंह सेकंड जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने साथ किसका दिया? मुआजम का। तो भाई युद्ध कौन जीत गया? मुआजम जीत गया, और इसने आजम को मार दिया। और अजीत सिंह और जय सिंह ने चूंकि आजम का साथ दिया था, आजम का, तो गुस्से में आके मुआजम ने जोधपुर और जयपुर इन दोनों रियासतों को अपने अंडर में ले लिया, और इन दोनों को बर्खास्त कर दिया, अजीत सिंह और जय सिंह को। ठीक है, और ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद जय सिंह और अजीत सिंह ये दोनों, चूंकि महाराणा अमर सिंह मेवाड़ ने साथ दिया था मुआजम का, तो ये दोनों मदद के लिए, अब चूंकि इन दोनों की रियासत छीन ली थी मुआजम ने सुल्तान बनने के बाद, तो ये दोनों गए किसके पास? अमर सिंह सेकंड के पास, कि उसको बोला भाई हमें आपने इसके साथ दी, आप दोनों अच्छे दोस्त थे, तो मुआजम से बात करो और हमें हमारी रियासत वापस दिलवाओ। तो महाराणा अमर सिंह ने रखी शर्तें,
तो भाई मैं रियासत तो मुआजम से बात करके वापस दिला दूंगा, जयपुर आमेर या और आपका मारवाड़ रियासत वापस दिला दूंगा, लेकिन शर्त है भाई मेरी। तो बोला क्या शर्त है? तो इन शर्तों के लेके समझौता हुआ इन तीनों के बीच में, देबारी समझौता 1708 में। देबारी समझौता क्या था? किन किन के बीच में? तो मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का अजीत सिंह और आमेर के जय सिंह सेकंड, इन तीनों के बीच में हुआ था देबारी समझौता। देबारी समझौते के तहत अमर सिंह महाराणा मेवाड़ की पुत्री चंद्रा कंवर और अजीत सिंह की पुत्री सहल कंवर, इन दोनों का विवाह होगा किससे? जय सिंह सेकंड से। और अमर सिंह सेकंड ने शर्त रखी, भाई चंद्रा कंवर का जो पुत्र होगा, चंद्रा कंवर का जो पुत्र होगा वो ही बनेगा शासक, कहा? अगला शासक आमेर का। ये शर्त रखी, भाई चंद्रा कंवर का पुत्र ही राजा बनेगा अगला जयपुर का। ये आमिर का एक ही बात है, ठीक है। तो ये शर्त मान ली उन लोगों ने और हो गया विवाह। और बदले में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने बात की मुआजम से और जोधपुर और जयपुर रियासत वापस दिलवा दी इनको और वापस बना दिया इनको राजा, ठीक है। अजीत सिंह की बात करें, अजीत सिंह को वापस दिलवा दी रियासत। फिर अजीत सिंह ने निर्माण कार्य क्या करवाए? तो अजीत सागर और एक थंबिया महल जो जोधपुर के अंदर स्थित है उसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने, ठीक है। अजीत सिंह के बाद अगले शासक बने थे अभय सिंह। अभय सिंह के बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है, खेजड़ली घटना हुई थी 1730 में, ठीक है। खेजड़ली घटना हुई थी 1730 में। उसके बाद 1730 जानते अमृता देवी विश्नोई, ठीक है। वो घटना पूरी आपको याद होगी, ठीक है। अमृता देवी विश्नोई वाली, रामोजी विश्नोई वाली घटना, खेजड़ली वृक्ष चिपको आंदोलन हुआ था, वृक्ष बचाओ आंदोलन खेजड़ली का, वो ध्यान रखना, ठीक है। अभय सिंह के समय में 1730 में। उसके बाद बात करते हैं विजय सिंह की। बात कर लेते हैं विजय सिंह के समय मेवा मारवाड़ मराठा संघर्ष हुआ था, ठीक है। मराठाओं ने आक्रमण किया था, उनके साथ संघर्ष हुआ था और फिर इस मामले को रफा दफा करने के लिए सांबर संधि हुई थी इनके बीच में, मराठाओं और मारवाड़ रियासत के बीच में शांति संस्थापित करने के लिए सांबर संधि हुई। संधि के तहत भाई कुछ धन तय किया गया कि भाई इतना धन सालाना मराठाओं को देगा मारवाड़ रियासत, जिसके बदले में वो आक्रमण व हुड़दंग मचाएंगे मारवाड़ के अंदर, ठीक है। ये थी सांबर संधि। और मारवाड़ मराठा संघर्ष किसके काल में हुआ था? विजय सिंह के काल में, ठीक है। और महाराजा विजय सिंह ने मारवाड़ की प्रथम स्वतंत्र टकसाल बनाई थी। कहाँ पे? मारवाड़ में। टकसाल क्या होती है पता है? जहां पर सिक्के बनाए जाते, सिक्के जहां ढाले जाते हैं ना, उसको कहते हैं टकसाल, ठीक है। उसके बाद विजय सिंह के बाद अगले शासक बने थे भीम सिंह। भीम सिंह के समय कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था, ठीक है। कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। उसका विवाह तय हुआ था किसके साथ? भीम सिंह के साथ, लेकिन भीम सिंह की शादी से पहले ही मौत हो गई, ठीक है। तो सगाई टूट गई, विवाह हुआ ही नहीं। फिर शासक बना मान सिंह। तो क्योंकि मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने कहा उसकी तो मृत्यु हो गई, तब उससे तो शादी करने से मरे हुए से थे। तो फिर कृष्ण कुमारी का विवाह किसके साथ तय कर दिया? जयपुर के राजा जगत सिंह के साथ तय कर लिया। किसने? मेवाड़ के महाराणा ने। इस बात का विरोध किया मान सिंह ने, क्योंकि मान सिंह ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, भीम सिंह के विवाह की बात तय हुई थी, मारवाड़ के साथ संबंध बनाने वाले थे, कृष्ण कुमारी मारवाड़ आने वाली थी और अब आप उसको जगत सिंह से शादी करवा रहे जयपुर वाले से। तो इसने विरोध किया, इसने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, मेरे से विवाह कराओ। मान सिंह ने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, मारवाड़ में ही विवाह होगा कृष्ण कुमारी का, जयपुर में नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को लेके हो गया युद्ध, किसके बीच में? जयपुर और मारवाड़ के बीच में, कि भाई मान सिंह कहता था भाई कृष्णा कुमारी का विवाह होगा मारवाड़ में, जबकि जगत सिंह के साथ तय हो गया। जगत सिंह ने कहा भाई मेरे साथ तय किया, अब मैं ही करूंगा विवाह। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जगत सिंह और मान सिंह के बीच में। और बीकानेर के जो शासक थे सूरत सिंह, इन्होंने किसका साथ दिया? जगत सिंह का। पता है बीकानेर वाले तो और मारवाड़ वालों का साथ देने से रहे, क्योंकि जैसे की हत्या की थी महादेव ने, उसके बाद तो बीकानेर और मारवाड़ के बीच में 36 का आंकड़ा, ठीक है, लड़ाई उन दोनों के बीच में हो गई, अलग अलग हो गए थे। तो बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने साथ दिया था जगत सिंह जयपुर वाले का, और मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ और इसमें मान सिंह हार गए। लेकिन ये लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। तो फिर अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्ण कुमारी ने कहा भाई ऐसा काम चलेगा नहीं। तो अमीर खां पिंडारी ने कहा भाई इसका सोल्यूशन आपके पास ही है। तो अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्ण कुमारी ने जहर खा लिया, जिससे ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी वाली बात होगी। भाई कृष्ण कुमारी ने आत्महत्या कर ली, तो अब तो क्या लड़ते रहो, अब किससे करेंगे विवाह? ना तो जगत सिंह से विवाह होगा, ना ही मान सिंह से विवाह होगा, ठीक है। तो ये जो युद्ध हुआ था वो था घिंगोली का युद्ध 1807 का, ठीक है। मानसिंह की निर्माण कार्य की बात करें, इन्होंने जोधपुर में महामंदिर और उदयपुर मंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण, महामंदिर नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ। इन्होंने अपना नाम बाद में मान नाथ रख लिया था, ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है।
मानसिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली, अंग्रेजों के साथ संधि की थी मानसिंह ने, सहायक संधि, ठीक है। मानसिंह के बाद अगले शासक बनते हैं तगत सिंह। तगत सिंह के काल में 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, और इन्होंने, तगत सिंह ने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद तो पता है युद्ध हुआ थे, काले घोड़ों का युद्ध, कुशाल सिंह चंपावत, सब ध्यान होगा आपको, ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत वगैरह। तगत सिंह की बात करें, इन्होंने निर्माण कार्य में क्या करवाया? तो तलहटी महल बनवाया, कायलाना महल बनवाया और तखत सागर का निर्माण करवाया तगत सिंह ने। तगत सिंह के बाद अगले शासक बने थे जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह प्रथम तो पहले बन गए थे, अब ये जसवंत सिंह सेकंड है। जसवंत सिंह सेकंड के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, ठीक है, और वहां पर जसवंत सिंह सेकंड की पासवान थी, पासवान जानते हैं, दासी नन्ही जान, इन्होंने क्या किया? स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। किसने? जसवंत सिंह सेकंड की पासवान नन्ही जान ने। हत्या क्यों करवाई? ऐसा करवाई भाई, जसवंत सिंह एक पासवान के साथ घूम रहे थे, बैठ रहे थे, उठना बैठना था, तो ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती को अच्छी नहीं लगी कि भाई आप मारवाड़ के राजा होके ऐसे काम कर रहे हो, एक दासी के साथ घूमना पीना कर रहे हो, उसके साथ टाइम बर्बाद कर रहे हो, शराब पी रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं राजा होके। तो गुस्से में उस उल्टा सीधा कह दिया और नन्ही जान को क्या, बिच कह दिया, ठीक है। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ हिंदी में नहीं, थोड़ा अभद्र लगता है हिंदी में। बिच, ठीक है, बिच बोल दिया कि भाई इस बिच के साथ आप ऐसे क्या टाइम पास कर रहे हो, आप मारवाड़ के राजा हो। ये नन्ही जान को हर्ट हुआ, उसको गुस्सा आया, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के खाने में उसने जहर मिला दिया, जिससे महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जसवंत सिंह सेकंड के बाद अगले शासक बने थे सरदार सिंह। सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। किसकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में सरदार सिंह ने, ठीक है। फिर शासक बने सुमेर सिंह। सुमेर सिंह ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हेल्प की। उसके बाद उम्मेद सिंह शासक बने, जिन्होंने उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे चित्तर पैलेस भी कहते हैं। उसके बाद शासक बने थे हनुमंत सिंह, जो जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे, हनुमंत सिंह, और इन्होंने ही राजस्थान में एकीकरण में साइन किए और राजस्थान का गठन हो गया था। उसके बाद तो सरकारें गठन होने लगे, मुख्यमंत्री वगैरह बनने लगे। अंतिम राजा थे मारवाड़ के हनुमंत सिंह। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था, काफी लंबा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। नोट्स बना के 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए राजवंश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।